हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों आज अपन यहाँ पे बात करेंगे। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन ने कल बात करी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपना। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अपन ने कल क्या पढ़ा था। कल अपन ने पढ़ा था कि हमारे पास देखो, कल की क्लास में अगर आपने कल की क्लास अगर नहीं ली है तो पहले जाके उस क्लास को लीजिए, क्योंकि आज की क्लास में आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पिछली क्लास को ली होगी। क्योंकि पिछली क्लास में हमने हमारे पास सेमीकंडक्टर अर्धचालक के बारे में, हमने पी प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक के बारे में बिल्कुल बेसिक से बताया था और एक एक कॉन्सेप्ट को समझाने की मैंने वहाँ पे कोशिश करी थी। तो यहाँ तक देखो मैं बात करता हूँ, कल हमने कहाँ तक पढ़ा था। देखो यहाँ पे मैं हेडिंग डालता हूँ। देखो यहाँ पे हेडिंग तो वही रहती है फिर हमारे पास पी प्रकार के एन और पी प्रकार के अर्धचालक में, ठीक है। पी व एन प्रकार के अर्धचालक में, एन प्रकार के अर्धचालक में आवेश घनत्व, अर्धचालक में आवेश घनत्व। तो कल की क्लास में बिल्कुल बेसिक मैंने आपको समझाया था, आवेश घनत्व है यहाँ पे, ठीक है, आवेश घनत्व। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट टॉपिक है ये, ठीक है। और यहाँ पे आज अपन इसको करेंगे स्टार्ट और समझेंगे किस प्रकार यहाँ पे अपन चार्ज कैरिज आवेश घनत्व को निकालते हैं। देखो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो, कैसे, क्योंकि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे पी और एन प्रकार के अर्धचालक में आवेश घनत्व का अपन को ज्ञात करना है। अब यहाँ पे कल मैंने आपको खूब शानदार तरीके से समझाने की कोशिश करी थी कि हमारे पास पे पी प्रकार का जो अर्धचालक है उसमें होलों की अधिकता रहती है, एन प्रकार के अर्धचालक में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहती है। तो आप थोड़ा समझो, उस चीज को समझो, थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे पी प्रकार के अर्धचालक में जो यहाँ पे आवेश होंगे वो होलों के रूप में होंगे, अर्थात हमारे पास जो करंट बहेगा, जो करंट का प्रवाह होगा वो होल के कारण होगा। और एन प्रकार के अर्धचालक में हमारे पास जो करंट का प्रवाह होगा वो इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। इस बात को समझने की कोशिश करो। और देखो एक कहानी और मैं आपको बता देता हूं इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले, इंटरेस्टिंग कहानी है, वेरी वेरी मोस्ट कहानी है। देखो ये टॉपिक था हमारा 12th क्लास में, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप पे का मतलब रुचि है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आपको देखना इलेक्ट्रॉनिक्स में अल्टीमेट मजा आएगा। इस प्रकार पढ़ाऊंगा कि आपको 1% भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, मजा आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत। देखो एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार आपने यहाँ पे 12th क्लास में आपको थोड़ा याद आ रहा हो तो इस प्रकार अपन ने पढ़ा था। देखो थोड़ा याद करने की कोशिश करो। हमारे पास देखो पी प्रकार का अर्धचालक था हमारे पास, ठीक है, यानी कि हमारे पास पी प्रकार का अर्धचालक है, ये हमारे पास एन प्रकार का चालक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, होल भरे हुए हैं। मतलब एक तरफ तो क्या कर दिया हमने, होल रख दिए, होल रख दिए, ठीक है। और एक तरफ कर दिया हमने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। फिर हमने क्या करा कि इसमें अपन ने बाह्यतम हमने क्या कर दिया, एक हमारे पास विद्युत क्षेत्र को आरोपित कर दिया, ठीक है। यानी कि फिर क्या हुआ कि हमारे पास ये प्लस है, ये माइनस, यानी कि हमारे पास क्या हुआ, फिर हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास जो ये होल हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन तरफ गति करते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होल की तरफ गति करते हैं। तो इस कारण से यहाँ पे धारा को प्रवाहित अपन ने करवाया था। तो यहाँ पे एक बात आती है और वो ही समझने की है। अरे ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, आपका जो लेवल है उसको बढ़ाती हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे 12th क्लास में अपन ने क्या सीखा था कि हमारे पास जो होल होते हैं वो यहाँ पे गति करते हैं, यहाँ पे होल गति करते हैं इलेक्ट्रॉन के पास में, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं होल के पास में। और यहाँ पे हमारे पास फिर क्या हो जाती है, एक दोनों आपस में एक डी प्लेटिंग लेयर, अर्थात यहाँ पे अवक्षय परत का निर्माण इस प्रकार यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे बीच में कर देते हैं ना अवक्षय परत का निर्माण। तो यानी कि ये क्या कहानी यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे होल हैं उनको अपन गति करवा रहे हैं ना, होल गति करते हैं, होल गति करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, मानते इस बात को, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे थे अपन 12th क्लास में कि होल भी यहाँ पे गति करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात मैं साफ तरीके से बता दूं कि होल होते हैं हमारे पास, वो गति नहीं कर सकते। आप थोड़ा इमेजिन करके देखो होल क्या होते हैं। होल एक कैविटी है, होल क्या है, कैविटी है, और वहाँ पे होल गति नहीं कर सकता है। आप एक बार इमेजिन करके देखो कि होल है वो कैसे गति कर सकता है। आप थोड़ा सोच के देखो कि होल है वो हमारा गति नहीं कर सकता है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो गति कर सकता है, लेकिन होल है वो एक कैविटी है, मतलब वो एक तरीके से देखा जाए तो
मतलब एक गुणधर्म कह सकते हैं उसको अपन, यानी कि वो एक तरीके से देखा जाए तो एक प्रॉपर्टी है, एक रिक्त स्थान है, वहां पे एक खाली स्थान आ जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण आता है वो, लेकिन वो यहाँ पे गति नहीं करता है। इस कहानी को समझा था अपन ने 12th क्लास में। क्या कहा हमने 12th क्लास में? तो ये कह दिया था हमने कि हमारे पास जो होल होते हैं वो गति करते हैं, और होल गति करते हैं, इसके कारण हमारे पास धारा बहती है। लेकिन एक बात मैं आपको समझा सकता हूं यहाँ पे कि होल हैं वो गति नहीं कर सकते हैं, और इतने शानदार कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, और शायद ही मेरे हिसाब से कोई आपको बताने वाला है इस प्रकार तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे समझो एक बार बात को, मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टॉपिक वही है, टॉपिक वही चल रहा है, पी और एन प्रकार के जो अर्धचालक हैं उनके अंतर्गत मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो डायग्राम मैं आपको बनाऊंगा ये हमारे पास इसके कॉन्सेप्ट में आएगा, इसके कॉन्सेप्ट में जरूर आएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, अगर अपन ने क्या करा, एक सिलिकॉन परमाणु लिया, सिलिकॉन क्या ले लिया हमने यहाँ पे, देखो ये प्रकाश, ये क्या है हमारे पास 14 वर्ग का है सिलिकॉन, आपको पता है। तो हमने क्या करा, इस सिलिकॉन के अंतर्गत अपन ने क्या करा भाई, देखो ये सिलिकॉन है हमारे पास, इस सिलिकॉन के अंतर्गत अपन ने क्या करा कि हमारे पास जो 13वें वर्ग की अशुद्धि है उसको भी मिला दिया, और जो 14वें वर्ग की अशुद्धि है उसको भी मिला दिया। अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है, आपकी जिंदगी में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा ऐसा। आगे बात समझ में तो इसको ध्यान समझो, और इंटरेस्ट है, आप किसी दूसरे से पूछते हो ना आप इस कॉन्सेप्ट को, तो फिर आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी दूसरों की नज़रों में। साफ सी बात है, मैं बताना चाहता हूँ ये आपको। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये सिलिकॉन है, अपन ने क्या करा 13वें वर्ग का यहाँ पे अपन ने मिला दिया, एल्यूमिनियम मिला दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सिलिकॉन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सिलिकॉन है। हमने क्या करा, यहाँ पे देखो ये सिलिकॉन हो गया हमारे पास, ये भी सिलिकॉन हो गया। यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, 15वें वर्ग का फास्फोरस मिला दिया यहाँ पे, ये हमारे पास क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार की कहानी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आगे बात समझ में। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार नीचे भी एक बार सिलिकॉन जोड़ दो, यानी कि पूरा हमारे पास जो जालक है उसको बना दो। तो ये हमारे पास क्या है, 14वें वर्ग में हमने 13वें वर्ग की अशुद्धि मिला दी और 15वें वर्ग की अशुद्धि मिला दी। अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझो, शानदार एग्जाम्पल है, अल्टीमेट है ये। ठीक है, अब देखो समझो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पे अपन जैसे बंद बनाते हैं, तो देखो ये सिलिकॉन है, आपको पता है 4 बंद ये आपस में बना लेता है आराम से, कोई भी दिक्कत इसको नहीं होती है, बिल्कुल आराम से बिना किसी कारण से हमारे पास अष्टक पूरा कर लेता है। कौन है, ये सिलिकॉन है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, इन्होंने तो आपस में कर लिया, देखो यहाँ पे इस प्रकार अपन बना देते हैं, देखो बना दो इस प्रकार। अब देखो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को आपको पता है कि इसके बाह्यतम कोश में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश में इसके पास हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसने क्या करा, देखो यहाँ पे इसके साथ बंद बना लिया, इसके साथ बंद बना लिया, इसके साथ बना लिया, लेकिन अब यहाँ पे बंद नहीं बना सकता ये, क्योंकि यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण यहाँ पे अपने पास होल जनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, होल जनरेट हो जाता है, अर्थात यहाँ पे होल जनरेट हो गया। सही बात है। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन फास्फोरस की, तो फास्फोरस को थोड़ा सा ध्यान से देखो इस प्रकार। तो फास्फोरस है अपने पास, फास्फोरस के पास आपको पता है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 तो इसने अष्टक पूरे करने में लगा दिए। अब 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच गया फालतू, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया हमारे पास, क्या बच गया, फालतू बच गया। अब देखो ध्यान से समझने की आप कोशिश करना, अल्टीमेट तरीके से समझने की कोशिश करना। एक तो मैं इस कॉन्सेप्ट को बताऊंगा कि हमारे पास होल होते हैं वो गति नहीं करते हैं, होल हैं वो गति नहीं करते हैं, और वो देखा जाए ना ओवरऑल तो जो गुरुजी हैं वो बताते हैं कि होल गति करते हैं। हालांकि होल देखना, आप यहाँ से होल यहाँ पे जाएगा, यहाँ से होल यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, हालांकि आपको प्रतीत होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि होल गति कर रहा है, लेकिन वास्तव में होल वहाँ पे मोशन नहीं करता है, मोशन नहीं करता है, गति नहीं करता है। समझो इस बात को। मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एल्युमिनियम के पास में आप देखो कि होल यहाँ पे निर्माण हो गया है। होल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर अन्योन्य प्रेरण जो होता है हमारे पास, जो अट्रैक्शन होता है, उससे क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो हमारे पास, मान लो कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेगा कि ये हमारे पास, ये जो हमारे पास जो होल है इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। पास वाला जो इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ मान लो, यहाँ मान लो पास बराबर, ये बराबर की दूरी स्थिति होती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं अपने जैसे इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ पे ये होल है खींचेगा अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या हुआ, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया हमारे पास। देखो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, वो यहाँ पे आ चुका, अर्थात एल्यूमिनियम के पास में जो अष्टक है वो तो पूरा हो गया, लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ पे सिलिकॉन के पास होल जनरेट हो गया। क्या हो गया, होल जनरेट हो गया। ठीक है, उसी प्रकार जैसे मान लो, फिर ये जैसे मान लो इसका सिलिकॉन का बंद तो बनाया नहीं अपन ने, ये बना दिया। अब बात करते हैं, अगर मान लो कि ये हमारे पास जैसे सिलिकॉन है, अब सिलिकॉन के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पे उस इलेक्ट्रॉन को यह आकर्षित करेगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे होल यहाँ पे बन जाएगा।
यानी कि कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास जो होल होते हैं वो गति नहीं करते हैं, लेकिन होल क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ये जर्नेट होते हैं किसके कारण, जब यहाँ पे अपन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि यहाँ पे चला जाता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया तो आप देखो सिलिकॉन के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कमी होगी, इलेक्ट्रॉन कमी होगी तो वहाँ पे होल जर्नेट हो गया। तो यहाँ पे क्या काम ने, यहाँ पे ये कहा है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तो गति करता है। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, जैसे मान लो इसने गति कर ली और यहाँ पे चला गया, अर्थात अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे गति करते हुए यहाँ पे चला गया, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन गति कर सकता है क्योंकि यहाँ पे अष्टक पूरा हो गया, अष्टक पूरा हो चुका है। और जब अपन यहाँ पे इस जालक को, यहाँ पे मान लो कि ये जालक है एक प्रकार देखा जाए तो यहाँ पे जालक है, इस जालक को अपन क्या करते हैं, जब हीट ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो हीट ऊर्जा प्रदान करते हैं तो आप देख सकते हो हमारे पास जो फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन है ये अपने पास एक लूजली बॉन्ड यानी कि एक कमजोर बंध से बंधा हुआ है। अगर कमजोर बंध से बंधा हुआ है तो इसको टेम्परेचर देंगे, तो टेम्परेचर देने के बाद में टूट जाएगा और टूट जाने के बाद में ये इधर उधर हमारे पास जालक में फिरता रहेगा, यानी कि ये यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से, क्योंकि अपने पास देख सकते हो कि सभी के पास अपना अष्टक पूरा कर लिया है सबने। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन किसी के पास भी जाएगा तो इसको हीट एनर्जी देंगे, इसको उष्मा प्रदान करेंगे अपन, तो ये आराम से टूट जाएगा क्योंकि इसके पास जो बंध बनेगा वो बहुत ही कमजोर बनेगा क्योंकि सभी का अष्टक पूर्ण है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं होल के कारण, आपको समझ में आ गई। जो होल होते हैं हमारे पास, जो होल होते हैं, जो हमारे पास होल होते हैं वो क्या होते हैं कि स्थानांतरित गति नहीं करते हैं, ये करते हैं जनरेट होते हैं। ये क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। कैसे, हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरित गति के कारण, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो इस प्रकार क्या रहती है कि हमारे पास होल होते हैं, वो निर्माण होता है, होल का निर्माण होता है। ये समझ लेना, यहाँ पे 12th क्लास में क्या कहते थे कि होल गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, लेकिन होल कभी गति नहीं करते। होल क्या होती है, कैविटी होती है। यहाँ पे होल होते हैं वो जर्नेट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, होल कभी गति नहीं करते हैं। देखो ये कॉन्सेप्ट है, मैं काफ़ी हद तक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप इसका और भी हाई लेवल पे स्टैंडर्ड तरीके से अगर अध्ययन करते हो तो आपको इस कॉन्सेप्ट में और भी मजा आएगा। जब आप इसके ऊपर मान लो PhD करते हो या फिर आप MSc करते हो तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे तरीके से समझाया गया है आगे। लेकिन मैं आपको एक तरीके से बेसिक तरीके से समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास होल होते हैं वो गति नहीं करते हैं। तो एक बात बताओ यहाँ पे, अब एक बात बताओ यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास इस जालक के अंतर्गत, इस परमाणु के अंतर्गत अपन ने देखा कि हमारे पास जो होल होते हैं वो गति नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो एक बात तो अपनी क्लियर हो गई कि हमारे पास होल है वो गति नहीं करते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, जालक है, ठीक है, ये परमाणु मान लो या फिर ये परमाणु मान लिया अपन ने, जालक मान लिया, ठीक है। इस जालक के अंदर, इस परमाणु के अंदर क्या देखा अपन ने कि हमारे पास में जब हमने यहाँ पे अशुद्धि नहीं मिलाई है, बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो एक कंडीशन लिखता हूं मैं यहाँ पे, अशुद्धि नहीं मिलाई है। देखो अशुद्धि नहीं मिलाई है, तो अशुद्धि नहीं मिलाई है इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में पूरे सिलिकॉन के हैं, अर्थात सारे हमारे पास जो परमाणु हैं वो किसके हैं, सिलिकॉन के हैं, ठीक है। तो अशुद्धि नहीं मिलाई है। तो यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे उदासीन समीकरण की बात करते हैं, किसकी, उदासीन, न्यूटन इक्वेशन की बात करते हैं, उदासीन समीकरण, उदासीन समीकरण, या फिर इसको एक नाम से और बोलते हैं शायद, क्या बोलते हैं उसका नाम, देखो मैं देखता हूं एक बार, विद्युत उदासीन समीकरण। हमारे पास उदासीन समीकरण बोल दो या फिर हमारे पास विद्युत उदासीन समीकरण बोल दो, तो क्या होगा, एक बात बताओ, जब हमने अशुद्धि नहीं मिलाई है तो हमारे पास विद्युत उदासीन समीकरण क्या होगा, एक बात बताओ मेरे को। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, हमारे पास जो प्रोटॉन होता है अर्थात P होता है पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि टोटल पॉजिटिव बराबर में क्या होंगे, टोटल नेगेटिव। हमारे पास यही तो होगा, यहाँ पे n को अपन स्मॉल कर लेते हैं। एक बात समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से अपन पूरा डेरिवेशन सोल्व करने वाले हैं, पूरा डेरिवेशन सोल्व करेंगे इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से। एक बात बताओ, हमारे पास में ये जालक है, इस जालक के अंतर्गत हमारे पास सिलिकॉन मौजूद है, इस सिलिकॉन में अपन ने ये एल्युमिनियम और फास्फोरस अभी तक नहीं मिलाए हैं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारे पास उदासीन समीकरण आता है। विद्युत उदासीन समीकरण क्या होता है भाई, टोटल पॉजिटिव। भाई हमारे पास कोई भी उदासीन समीकरण होता है वो क्या कहता है कि हमारे पास देखो कुल ऋणात्मक बराबर कुल धनात्मक, यही तो होता है भाई, कुल धनात्मक बराबर कुल ऋणात्मक होता है, धनात्मक मान लो, तो ये आ गया टोटल। तो टोटल नेगेटिव बराबर टोटल पॉजिटिव। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये पॉजिटिव मैंने लिख दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव होगा इधर और इधर नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि उदासीन समीकरण क्या होगा, हमारे पास जो न्यूट्रलाइज इक्वेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास कुल धनात्मक बराबर कुल ऋणात्मक होगी। यानी कि हमारे पास इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा, अर्थात हमारे पास जो इक्वेशन थी वो संतुलित थी यहाँ पे, जब तक हमने अशुद्धि नहीं मिलाई है। लेकिन आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझोगे
तो जब अपन ने यहाँ पे सेकंड केस की बात करते हैं, जब यहाँ पे अशुद्धि मिला दी जाती है, अर्थात यहाँ पे डोपिंग कर दी जाती है, अशुद्धि मिला दी जाती है, तब क्या होगा? अशुद्धि अगर मिला दी जाती है तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने एल्यूमिनियम मिलाया। अब आप देख सकते हो एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम एक तरीके से देखा जाए तो ग्राही अशुद्धि है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा ये। अर्थात क्या करेगा, इसके ऊपर किसका चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, Na- आएगा। ठीक है। और यहाँ पे अपन बात करते हैं फास्फोरस होता है, ये क्या होता है? ये होता है डोनर। ये क्या होता है? डोनर होता है। देखो मैंने आपको कल समझाया था, एक तो होता है हमारे पास क्या होता है Na, ये होता है एक्सेप्टर। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, अर्थात इसके ऊपर नेगेटिव का चिन्ह आता है। ठीक है। और बात करते हैं, एक होता है हमारे पास Nd। Nd क्या होता है? नंबर ऑफ डोनर, इलेक्ट्रॉन का दाता, अर्थात इसके ऊपर चिन्ह आता है पॉजिटिव का। तो हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव का चिन्ह आता है। ये बात आपको कल मैंने समझा दी थी अल्टीमेट तरीके से। तो यहाँ पे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास एक संतुलित समीकरण था, उदासीन विद्युत उदासीन समीकरण था हमारे पास जालक में। जब हमने अशुद्धि नहीं मिलाई थी तो हमारे पास क्या था भाई? टोटल पॉजिटिव बराबर टोटल नेगेटिव। ये तो बताया मैंने भाई, कुल धनात्मक बराबर कुल ऋणात्मक, यही तो उदासीन समीकरण होगा। तो टोटल पॉजिटिव बराबर टोटल नेगेटिव हुआ। लेकिन जब हमने अशुद्धि को मिला दी, तो हमने देखा कि एल्यूमिनियम हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ एक्सेप्टर, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अर्थात ये क्या है? नेगेटिव की भांति व्यवहार करेगा। और हमारे पास क्या है? ये फास्फोरस क्या है? नंबर ऑफ डोनर, अर्थात क्या है? इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव की भांति काम करेगा। तो आप देख सकते हो टोटल पॉजिटिव बराबर टोटल नेगेटिव। अब जो पॉजिटिव है उसको इधर जोड़ दो, जो नेगेटिव उसको इधर जोड़ दो। देखो अब पॉजिटिव है हमारे पास, अब हमारे पास भाई देखो ये जालक है, इसको उदासीन तो करना पड़ेगा। तो टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव कैसे होगा? देखो टोटल पॉजिटिव कैसे होगा? पॉजिटिव कौन है हमारे पास? नंबर ऑफ डोनर, तो हमारे पास प्लस में कर देंगे Nd। ठीक है। और हमारे पास प्लस में कर देंगे नेगेटिव तरफ कौन है हमारे पास? Na है। तो ये बन गया हमारे पास जालक के लिए उदासीन समीकरण। और अगर आपको ये समीकरण समझ में आ गया ना, तो गारंटी है आपको ये पूरा डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेरे को पता है कि ये जो हमारे पास डेरिवेशन था, हमारे पास आवेश घनत्व जो ज्ञात कर रहे हैं अपन P और N प्रकार में, आपको पता है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे, वही खतरनाक थे। उसके अलावा अब ये जो हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन बची है, मात्र कैलकुलेशन बची है, कुछ भी नहीं करना अपन को। और यहाँ पे आपको पता है कल हमने समीकरण 1 नंबर करवा दिया था, आपको पता हो तो। समीकरण 1 क्या था बताओ भाई फटाफट? कल अपने यहाँ पे समीकरण 1 बता दिया था। समीकरण नंबर 1 था हमारे पास, आपको याद हो तो Ni² बराबर Np, ये मैंने करवा दिया था आपको समीकरण नंबर 1। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। और समीकरण नंबर 1 कैसे आया था? आपको पता है नेज अर्धचालक के अंतर्गत, नेज अर्धचालक में ये था आवेश घनत्व क्या था? Ni। और यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास जो N था और P था। N क्या था हमारे पास? N हमारे पास इलेक्ट्रॉन घनत्व था और P हमारे पास क्या था? होल घनत्व था। आगे बात समझ में? तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन घनत्व हो गया और ये हो गया होल घनत्व। किस में था? याद करो यार, देखो पीछे की जो मैंने बोल रहा है भाई, कल की जो लेक्चर आपने नहीं लिया है तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा, मत देखो इसको। ठीक है। यहाँ पे जो P है वो क्या है? P है होल घनत्व। किस में है? ये हमारे पास संयोजी बैंड के अंतर्गत था, संयोजी बैंड के अंदर था। और यहाँ पे N है वो इलेक्ट्रॉन घनत्व किसमें? चालन बैंड में था। एक एक चीज को समझाइए मैंने। अब देखो इतनी डीपली मैंने आपको समझाया है, अब भी आपको समझ में नहीं आया तो फिर आपको नहीं आएगा समझ में, ये गारंटी है। अब देखो अगर आपको ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से कमेंट करके बताओ कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया आपके। देखो ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है जालक वाला, यहाँ पे देखो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने जरूरी है कि अशुद्धि नहीं मिलाई तो उदासीन समीकरण क्या हुआ? टोटल पॉजिटिव बराबर टोटल नेगेटिव। ठीक है। कुल धनात्मक बराबर कुल ऋणात्मक, सही बात है। अशुद्धि मिलाई तो हमने देखा कि हमारे पास एल्यूमिनियम और जो हमारे पास फास्फोरस है ये एक्सेप्ट करता है, यानी कि नेगेटिव का चिन्ह आएगा। ये हमारे पास दान करेगा, पॉजिटिव का चिन्ह आएगा। तो वही बात है, उदासीन समीकरण क्या होगी हमारे पास? टोटल पॉजिटिव बराबर टोटल नेगेटिव। तो पॉजिटिव को एक तरफ जोड़ दिया और नेगेटिव को एक तरफ जोड़ दिया। तो समीकरण नंबर 1 और 2 समझ में आ गई क्या आपको? समीकरण 1 और 2 समझ में आ गई क्या? अब क्या करना है अपन को? अब यहाँ पे अपन को आवेश घनत्व ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो 2 प्रकार से आवेश घनत्व होंगे। आपको पता है कि हमारे पास आवेश घनत्व होंगे वो 2 प्रकार से होंगे। एक तो होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा और एक हमारे पास होगा होल घनत्व। यानी कि हमारे पास देखो एक हमारे पास क्या है? N बराबर क्या है? N बराबर है इलेक्ट्रॉन घनत्व और हमारा P क्या है? होल घनत्व है। तो हमारे पास में हमें जो आवेश घनत्व ज्ञात करना पड़ेगा वो 2 प्रकार से ज्ञात करना पड़ेगा। और अब आ जाओ शानदार तरीके से, अब डेरिवेशन करते हैं। और डेरिवेशन में इंच भर भी आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले देखो आधे घंटा तो कल समझा दिया और यहाँ पे 20 मिनट अब समझा दी है, यानी कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इतना शानदार तरीके से समझाने की कोशिश करिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो क्या करो कि वीडियो को पीछे करो और इसको दोबारा समझो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे समझ में नहीं आया है तो यह आपको ये देखो दोनों इक्वेशन आपको समझ में नहीं आई होगी, फिर गारंटी है। अगर आपकी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो दोनों इक्वेशन आपके समझ में आ गई हैं, और दोनों आ गई हैं तो आपका काम हो चुका है अब। ठीक है। हाँ भाई अब आ जाओ, कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे। यहाँ पे लिख दो गणना
और गणना किसकी कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए, अपन आवेश घनत्व की ज्ञात कर रहे हैं। आवेश घनत्व मैंने आपको बता दिया दो प्रकार से होंगे, एक तो होगा इलेक्ट्रॉन घनत्व और एक होगा हमारे पास क्या होगा, एक तो होगा इलेक्ट्रॉन घनत्व, एक होगा होल घनत्व। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सुनो ध्यान से और यहाँ पे क्या करो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आप देखो समीकरण नंबर जो एक था उसको लिख लो। समीकरण नंबर एक क्या था बताओ भाई, एन आई स्क्वायर बराबर क्या था, एन मल्टीप्लाई में पी। समीकरण नंबर एक ये था, पूरा समझ में आ गया। अब कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको मैं। उसके बाद में समीकरण नंबर जो सेकंड क्या है हमारे पास, P प्लस में एन डी बराबर में N प्लस में N है। ये मैंने आपको बता दिया किस प्रकार आया है। समीकरण नंबर 2 आया है, समीकरण नंबर 1 और 2 आपको आ चुके हैं, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं है। अब एक बताओ, समीकरण नंबर 1 की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, अब कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन करेंगे सिंपल। समीकरण 1 की सहायता से अब देखो समीकरण 1 की सहायता से अपन क्या करेंगे, देखो हमारे पास एन स्क्वायर बराबर क्या है, एन पी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, एक बार निकाल लेंगे एन का मान और एक बार निकालेंगे पी का मान। समझो इस बात को, ये आपको समझ में आएगा लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। देखो समीकरण 1 से क्या करेंगे, देखो एन का मान निकाल लिया मान लो अपन ने, तो क्या आ गया, देखो एन आई स्क्वायर अपॉन में क्या है हमारे पास पी आ गया। तो समीकरण नंबर इसको 3 दे दो। अब समीकरण जो 3 आ गया उसकी वैल्यू अपन समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं, देख लो आप एन का मान। तो समीकरण 2 में मान रखने पर, 2 में मान रखने पर रखो भाई साहब, मान रखने पर, तो समीकरण 2 में मान रखा तो क्या हुआ, देखो P प्लस में क्या आ गया हमारे पास एन डी बराबर में क्या आ गया, देखो एन आई स्क्वायर अपन कितना आ गया, P प्लस में कितना आ गया, एन ए आ गया। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे इस P को इधर ले जाओ, भैया हमारे पास P है उसका एलसीएम ले लो, और P का एलसीएम लेके फिर इधर पे दो, तो वही बात है, P का एलसीएम ले लिया अपन ने, तो क्या आ गया देखो इधर आ गया P स्क्वायर प्लस में कितना आ गया, एन डी मल्टीप्लाई में P इज इक्वल टू देखो एन आई स्क्वायर, और एलसीएम लिया था तो यहाँ पे भी देखो अपने पास क्या आएगा, एन ए और P आएगा। और देखो ये हमारे पास सबस्क्रिप्ट में नीचे है, ये आगे बात समझ में, ये एन इसके साथ में नहीं है, इसके पदांक में नीचे है, देखो ये नीचे आप देख लेना वो, तो देखो ये डी है, ये भी नीचे है, ये भी ए भी नीचे है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। और हमारे पास देखो अब क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे इसको अपन एक द्विघात अवकलन समीकरण के रूप में चेंज कर सकते हैं। देखो ध्यान समझने की कोशिश करना, ये पी स्क्वायर है, इसको इधर ले आओ, देखो यहाँ पे ये पी स्क्वायर है हमारे पास, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, मजा खराब हो जाएगा नहीं तो यहाँ पे देखो पी स्क्वायर अपन कर देते हैं, इसको इधर ले आओ, देखो ध्यान से देखना, माइनस आएगा इधर, माइनस तो नहीं आएगा प्लस ही आएगा। देखो सुनो ध्यान से कैसे, एक बार देखो यहाँ पे, देखो ये हमारे पास एन डी है, ये तो यहाँ पे पहले से था, इसको उधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा एन ए, और दोनों में से ले लिया पी कॉमन, बराबर में क्या हो गया हमारे पास, बराबर क्यों रखते हैं, इसको इधर ले आते हैं भाई साहब, ये अकेला रह जाएगा, ये नाराज हो जाएगा नहीं तो, फिर ये एन आई स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये क्या हो गया हमारे पास, समीकरण नंबर जो 4 है हमारे पास वो क्या है, समीकरण जो 4 है हमारे पास वो द्विघात अवकलन समीकरण बन गई। क्या बन गई, द्विघात अवकल समीकरण नहीं बनी, ये द्विघात समीकरण बन गई, अवकल समीकरण थोड़ी, ये द्विघात समीकरण बन गई है। ठीक है, अभी क्या हुआ, अवकल समीकरण अभी पढ़ाई थी तो अवकल समीकरण याद आ गई, कोई बात नहीं, हमारे पास ये क्या है, द्विघात समीकरण हमारे पास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो स्क्वायर आ रहा है। अब देखो आपको पता है द्विघात समीकरण है उसका सोल्यूशन किस प्रकार करते हैं अपन, वही अपन पास श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या कहता है बताओ भाई, श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहता है, देखो इधर आ जाओ हमारे पास में, इधर आ जाओ, यहाँ पे करते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या कहता है बताओ फटाफट, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी अगर हमारे पास इक्वेशन होती है तो ये फॉर्मूला कहता है एक्स बराबर में माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर रूट हमारे पास क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और अपन में बात करते हैं हमारे पास 2a होता है। अब हमारे पास देखो इक्वेशन समीकरण नंबर 4 क्या थी, इसको यहाँ लिख देते हैं। समीकरण नंबर 4 क्या है हमारे पास बताओ, देखो पी स्क्वायर प्लस में, मैं बोल रहा हूँ ना आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, 1% भी अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो समझो ध्यान से एक चीज को, देखो एन ए माइनस का एन ए, और यहाँ पे आ जाएगा पी माइनस का एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर 4 है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे हमारे पास ए क्या है, यहाँ पे ए बराबर 1 है कि नहीं है बताओ। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास यदि बी की बात करें तो बी बराबर कितना हो गया हमारे पास, पी के मल्टीप्लाई में कितना है हमारे पास, एन डी माइनस का एन है। ठीक है, उसके बाद में सी कितना है हमारे पास, सी है वो है हमारे पास माइनस का एन आई स्क्वायर है। तो ये वैल्यू अपन यहाँ कर देते हैं अपने हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देते हैं, हमारे पास जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है वहाँ पे पुट कर देते हैं। तो मान रखने पर, पुट दी वैल्यू, तो मान रखने पर, तो यहाँ पे रखेंगे मान, फटाफट रखो भाई, अपना काम अब फटाफट रखने का है। देखो p बराबर रखें, यहाँ पे x है तो यहाँ पे p है, तो p बराबर आ जाएगा हमारे पास, p बराबर क्या आ गया बताओ फटाफट,
एन ए, अब देखो बी है, बी की वैल्यू कितनी है बताओ, बी की वैल्यू हमारे पास ये रही, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देखो हमारे पास क्या है, ये क्या है एन डी माइनस का एन ए है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, तो इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एन ए माइनस का एन डी। एक एक स्टेप को समझो, बाद में आपको दिक्कत कहीं पे भी नहीं आएगी। प्लस माइनस का अंडर रूट में है हमारे पास क्या है, देखो बी स्क्वायर है हमारे पास, बी स्क्वायर है तो बी का क्या है हमारे पास, देखो ये हमारे पास बी है, हमारे पास क्या होगा एन डी माइनस का एन ए का स्क्वायर है, ठीक है। और अंडर रूट में क्या है 4ac था हमारे पास, माइनस का 4, ए का मान कितना है 1 है, और सी का मान कितना है बताओ, सी का मान है माइनस का हमारे पास कितना है एन आई का स्क्वायर, ठीक है। अपोन में कितना है हमारे पास 2a है, तो a का मान कितना है 1 है, तो 2 आ जाएगा हमारे पास। अब देखो बात करते हैं हमारे पास, अब यहाँ पे देखो प्लस और माइनस आ रहा है, प्लस और क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। अब आवेश घनत्व की अपन बात कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं आवेश घनत्व की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ऋणात्मक चिन्ह है इसका कोई तात्पर्य नहीं है। यहाँ पे जो प्लस माइनस आ रहा है ना, ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है भाई, वो तो अपना काम करेगा, वो तो अपना काम करेगा और फॉर्मूला देगा। तो यहाँ पे जो ऋणात्मक चिन्ह है, यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह अर्थहीन है, क्या है अर्थहीन है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे माइनस चिन्ह का। तो यहाँ पे फिर अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया बताओ भाई, हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया P इज टू में एन ए माइनस का एन डी, ठीक है। और हमारे पास क्या बन गया देखो एन ए माइनस का एन डी बन जाएगा। और यहाँ पे अगर अपन पर्सनल डिवाइड कर दें, अगर इस 2 का पर्सनल डिवाइड कर दें तो यहाँ पे अपोर में 2 कर सकते हैं क्या बताओ, कर दिया भाई साहब, ये लो। उसके बाद में देखो नेगेटिव को तो हटा दिया हमने, हमारे पास बचेगा पॉजिटिव बचेगा। और अंडर रूट में देखो आप, अंडर रूट में देखोगे ध्यान से थोड़ा सा, तो इस 2 को अपन अंदर ले गए, अंडर रूट में आ जाएगा, ये तो सही बात है कि नहीं है, तो अंडर रूट में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास ये 2 है, ये अंडर रूट से बाहर है, इसको अपन अंदर लेके जाएंगे तो आप बताइए स्क्वायर के रूप में जाएगा, अर्थात यहाँ पे 4 के अंदर जाएगा ये। तो देखो ये क्या हो जाएगा एन डी माइनस का एन ए, समझो यार ये तो छोटी सी कैलकुलेशन है, एन डी माइनस का एन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना थोड़ा सा, तो आपको शानदार तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको उसको समझना पड़ेगा। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास देखो ये एन ए माइनस का एन डी बन गया, अपन में 2 है। उसी प्रकार क्या करना पड़ेगा आपको, जो अंदर की तरफ है ना ये एन डी माइनस का एन है, इसको भी आपको देखो इस प्रकार बनाना पड़ेगा, एन ए माइनस का एन डी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें। और फिर देखो आप ये कहोगे कि भाई एन ए माइनस का एन डी बनेगा तो यहाँ पे हमें नेगेटिव बाहर लेना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको समझाया नेगेटिव यहाँ पे बाहर ले लिया मान लो, तो ये नेगेटिव बाहर आएगा। तो आपको भी पता है हमारे पास जो नेगेटिव चिन्ह है उसका यहाँ पे कोई भी तात्पर्य नहीं है। इस लाइन को अगर आप समझ लोगे अच्छी तरीके से तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास नेगेटिव चिन्ह का कोई मतलब नहीं है किसमें, आवेश घनत्व के अंतर्गत, आवेश घनत्व में तो नेगेटिव चिन्ह का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा समझो ध्यान से, हमारे पास क्या हो गया देखो एन ए माइनस का एन डी अपन में 2 हो गया, प्लस में हो गया हमारे पास एन ए माइनस का एन डी, और अपोन में देखो हमारे पास क्या जाएगा अंदर की तरफ 4 में जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि ये अंदर इस प्रकार आ जाएगा। और यहाँ पे देखो पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे देखो ये 2 को अंदर लेके गए तो 4 के रूप में जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया एन आई स्क्वायर बच गया हमारे पास। सिंपल सा है, कोई भी दिक्कत है या नहीं है बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से तो कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान समझना, यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमारे पास ये फॉर्मूला आ चुका है, किसका फॉर्मूला आ चुका है, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास पी का, ये पी का फॉर्मूला आ चुका है। अर्थात अपन बात करते हैं, ये अपन बात होल घनत्व को ज्ञात करने का फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, होल घनत्व को ज्ञात करने का फॉर्मूला है। और यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि जिस प्रकार देखो मैं आपको समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ अल्टीमेट तरीके से। अल्टीमेट तरीके से समझाने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है अपने पास, इसको कर दो आप ब्रैकेट में बंद कर दो इसको आप, ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर दो, क्योंकि आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। और अगली क्लास में देखो, आज की क्लास मैं बता रहा हूँ आपको पहले ही कि हम यहाँ पे जो क्लास है छोटे रखा करेंगे, मतलब 30 से 35 मिनट की रखा करेंगे, इसलिए ये जो क्लास है अपन छोटी रख रहे हैं। अब एक बात बताओ, इस क्लास के अंदर अपन ने क्या सीखा है, क्या सीखा है इसमें क्लास में, इस क्लास में जो अपन ने सीखा है वो अपनी अपनी जिंदगी में नहीं सीखा। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट अपन ने सीखा था यहाँ पे कि होल यहाँ पे गति नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप इसको हल्के में मत लेना, ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। मतलब आप टीचर से पूछोगे ना, किसी टीचर से, तो आपको अगर उसको नहीं आता होगा, टीचर को मान लो गलती से भी, अगर वैसे तो आता होगा, ये तो छोटी सी कॉन्सेप्ट है, अगर मान लो गलती से नहीं भी आता होगा ना, तो वो आपको केवल आपको टालने की कोशिश करेगा, लेकिन वो आपको स्पष्ट रूप से नहीं बताएगा कि होल हमारे पास गति नहीं करते हैं। आगे बात समझिए, वो आपको स्पष्ट रूप से नहीं बता पाएगा अगर उसको नहीं आता है तो, ठीक है। अगर आता हो तो बता देगा, सिंपल सी बात है।
तो यहाँ पे आज अभी तक अपन ने क्या करा, देखो यहाँ तक अपन ने करा कि हमारे पास में पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने आपको और एक जालक के माध्यम से समझाया कि हमारे पास उदासीन समीकरण है वो क्या होता है, कुल धनात्मक बराबर कुल ऋणात्मक। तो उसके बाद हमने कैलकुलेशन को स्टार्ट किया और कैलकुलेशन में हमने क्या करा, सिंपल हमारे पास ये फॉर्मूला आता है, ये हमने नैज अर्धचालक में आवेश घनत्व क्या होता है ni, दोनों को मल्टीप्लाई किया ni² बराबर में np, n क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन घनत्व, p हमारे पास होल घनत्व हो गया। फिर उसके बाद में क्या करा हमने, सिंपल सा करा कि हमारे पास जो वही समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 क्या है, कुल धनात्मक बराबर कुल ऋणात्मक हो गया। फिर उसके बाद में समीकरण नंबर 1 से क्या करा अपन ने, वैल्यू निकाली, यहाँ पे n की वैल्यू निकाल ली बराबर n²। अब देखो ये काम अपन ने किया है ना, सेम टू सेम काम करेंगे, जैसे अपन ने यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से यहाँ पे n की वैल्यू निकाली है वैसे ही सेम टू सेम p की वैल्यू निकालेंगे। p की वैल्यू किसके रूप में निकालेंगे, यहाँ पे p के रूप में, देखो p की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो देखो हमारे पास कितना आ जाएगा, p बराबर कितना आ जाएगा, ni² अपन में n आएगा, n² में n आएगा। तो उस p की वैल्यू फिर क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। फिर 2 में रखने के बाद में हमारे सारी वैल्यू n के रूप में आ जाएगी। तो हमारे पास देखो ये क्या है, हमारे पास ये हमने लास्ट में क्या निकाला, ये हमने निकाला है होल घनत्व। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाकायदा, मैंने आपको बताया नहीं, ये समीकरण नंबर 4 हो गया था, समीकरण नंबर 5 दे दो इसको। तो ये समीकरण नंबर जो 5 है, शानदार तरीके से समझने की कोशिश करना, समीकरण नंबर जो 5 है, समीकरण नंबर 5 हमारे पास क्या है, अर्धचालक के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, अर्धचालक के लिए, अर्धचालक में बात करते हैं क्या है, होल घनत्व को प्रदर्शित करता है, होल घनत्व को। क्योंकि मैंने आपको बता दिया था जो P होता है वो होल घनत्व होता है और N होता है वो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है। तो P होल घनत्व को प्रदर्शित करता है, शो करता है, प्रदर्शित करता है। अब एक बात बताओ, ये प्रदर्शित कर दिया हमने, अब उसके बाद में हमारे पास इसी प्रकार अपन क्या निकालेंगे, ये तो क्या हो गया, होल घनत्व हो गया। तो हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि हम यहाँ पे P और N अर्धचालक में अपन क्या निकालेंगे, P अर्धचालक में और N अर्धचालक में क्या निकालेंगे, अपन आवेश घनत्व निकालेंगे। तो आवेश घनत्व मैंने कह दिया आपसे कि दो प्रकार से होंगे, एक तो हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन घनत्व, एक हो गया हमारे पास होल घनत्व। तो होल घनत्व अपन ने निकाल लिया है, ठीक है। अब इसके बाद में अपन कल क्या करेंगे, कल आते ही देखो यहाँ पे जो P का मान आया है वो अपन निकालेंगे नैज अर्धचालक में, ठीक है, और हमारे पास निकालेंगे P में और N में ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे अपन N की सहायता से P बराबर निकालेंगे और यही फॉर्मूला, इसी प्रकार का फॉर्मूला अपन यहाँ पे N बराबर निकालेंगे, यानी कि N की वैल्यू निकालेंगे अपन, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व है। ये तो रहा होल घनत्व है। और अगले लेक्चर में अपन आते ही, कहानी मैंने पूरी समझा दी है, अगले लेक्चर में ये टॉपिक अपना क्लियर हो जाएगा अल्टीमेट तरीके से। अगले लेक्चर में अपना पास ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा, यानी कि आवेश घनत्व वाला जो टॉपिक है अपना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आता रहता है क्वेश्चन, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है और ये फॉर्मूला आपको यहाँ तक पढ़ लेना है और ये कैलकुलेशन आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डिट्टो कैलकुलेशन अपन आगे करने वाले हैं, सेम टू सेम कैलकुलेशन करेंगे आगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ेंगे अपन और इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना भाई। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना आपको इससे पहले वाली क्लास में और इसमें, दोनों को समझ लेना ध्यान से। अगर दोनों को समझ लिया तो ये मान लो अपने पास जो सेकंड चैप्टर है ना उसका बेस तैयार हो गया, अपना सेकंड चैप्टर है वो पूरा बेस तैयार हो गया। क्योंकि आगे जो पढ़ेंगे ना अपन डायोड पढ़ेंगे, अभी इसी के अंदर पढ़ेंगे, पीएन संधि डायोड पढ़ेंगे, उसके अंदर अपन बात करेंगे विसरण धारा पढ़ेंगे, ठीक है, तो सेवन धारा पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास उसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा आपका यहीं पे, ठीक है। इतना शानदार कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था आपको, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में आते ही अपन क्या करेंगे, बार बार बोल रहा हूँ वही चीज़, अगले लेक्चर में बात करेंगे आते ही इलेक्ट्रॉन घनत्व की N की बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में शानदार तरीके से। ओके, धन्यवाद, बाय।